पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था एंटीबायोटिक्स तक का पार्ट, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए चैप्टर के पार्ट को। सो द नेक्स्ट पार्ट इज केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये पैराग्राफ जो आपका लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ के अंदर हम कुछ माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आप या तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, या आप ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखिए। एस्परजिलस नाइगर से आपको मिलता है सिट्रिक एसिड, दैट इज अ फंगस विच गिव्स दिस एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई से एक बैक्टीरियम है, आपको एसिटिक एसिड मिलता है। क्लॉस्ट्रिडियम बुटाइलिकम से आपको बैक्टीरियम है जो कि ब्यूटारिक एसिड आपको देता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरियम है जो कि आपको लैक्टिक एसिड देता है। आप एक चीज़ नोटिस करिए यहाँ पर, लैक्टो एल और लैक्टिक एसिड। क्लॉस्ट्रिडियम बुटाइलिकम बी, it gives butyric acid. Acetobacter aceti, acetic acid. बट एस्परजिलस नाइगर से आपको कहीं पे भी नहीं पता चल रहा कि आपको ये सिट्रिक एसिड दे रहा है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एस्परजिलस नाइगर जो है वो आपको सिट्रिक एसिड प्रोवाइड करता है। ओके, सो आप इतना याद रखें इसमें। अब आपको दे रखा है यीस्ट, जो सैक्रोमाइसिस सेरिवैसी हमने डिस्कस की थी, दैट इज बेकर्स यीस्ट एंड ब्रूअर्स यीस्ट। वो आपको कमर्शियली हम उसकी प्रोडक्शन यूज करते हैं इथेनॉल के लिए, जो आपको मैंने बताया था। फॉर इथेनॉल की प्रोडक्शन करती है, हमें पता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है। ओके, उसका बायो प्रोडक्ट है इथेनॉल। ओके, अब माइक्रोब्स जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। लाइपेस आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस। तो आप अभी आपने जब भी डिटर्जेंट लिया हो, सर्फ एक्सेल हो गए और बाकी डिटर्जेंट्स भी हैं, तो उसमें एक स्मॉल कलर्ड बॉल हमें दिखती है। वो स्मॉल कलर्ड बॉल है क्या? दैट स्मॉल कलर्ड बॉल जो आपको दिखती है वो है लाइपेस। वो डिटर्जेंट के अंदर जो लाइपेस होता है, यानी कि लाइपेस क्या करता है, आपका जितने भी ऑयल के स्टेन्स हो गए, ठीक है, आपने कुछ खाया, वो आपके कपड़ों पे गिर गया, वो फूड जो था वो ऑयली था, तो उसके जो दाग हैं उसको हटाने के लिए एक केमिकल है लाइपेस, वो उस डिटर्जेंट के अंदर प्रेजेंट होता है और उससे वो दाग खत्म हो जाते हैं। सो इसको हमने किस में यूज़ किया? आपने डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस के लिए यूज़ किया हमने। एक और चीज़ आपको देखेंगे आप लोग कि आप जो अगर फ्रूटी लेके आते हैं या कोई और जूस लेके आते हैं जो कि फैक्ट्री मेड है, वो बहुत ही क्लियर होता है। और आप सेम मैंगो का शेक अगर आप घर पे बनाएं तो उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रेशे टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं। इट इज़ नॉट एज क्लियर जो कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो वो उतना क्लियर होता क्यों है? क्योंकि आपने भी मैंगो से ही बनाया और वो भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने भी मैंगो से ही वो प्रोड्यूस किया है। तो बट हाउ दैट डिफरेंस इज देयर इन द टेक्सचर ऑफ बोथ द ड्रिंक्स। सो वो आता इसलिए है क्योंकि जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स है उसमें वो दो एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वन इज पेक्टिनेजेस एंड द अदर इज प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस मीन्स प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स, और पेक्टिनेज मीन्स पेक्टिन कंपाउंड को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स। पैक्टिन और प्रोटीजेस कहीं ना कहीं आपके सेल वॉल में होते हैं। ओके, और प्रोटीन आपको पता ही है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में पूरी तरीके से प्रोटीन की बायलेयर, प्रोटीन और लिपिड जो है उनकी बायलेयर प्रेजेंट है। अब जब प्रोटीन और पैक्टिन जो एंजाइम है वो वहाँ से इनकी एंजाइम्स की मदद से ख़त्म हो जाते हैं, दैट्स वाई द पर्टिकुलर जूस इज वेरी मच क्लियर टू अस। ओके, अब नेक्स्ट थिंग दे रखी है यहाँ पर, स्टेप्टोकाइनेज। स्टेप्टोकाइनेज जो है वो एक बैक्टीरियम द्वारा प्रोड्यूस्ड है, दैट इज स्टेप्टोकोकस। तो हमारा जो ये बैक्टीरियम है
स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस इस स्ट्रेप्टोकाइनेस के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर कर हम इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं और इसको यूज़ किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ क्लॉट बस्टर। ब्लड के अंदर कहीं पे भी क्लॉट बनता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उस क्लॉट को बस्ट करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से पाया जाता है उसको यूज़ करते हैं फॉर डिसॉल्विंग दैट क्लॉट। जनरली हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनका मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन होता है। इन्फ्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जो लेड करेगी हार्ट अटैक को। कार्डियक इन्फ्रैक्शन या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मतलब है अ ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स, जहाँ पर हार्ट मसल्स को, हार्ट की जो मसल्स है उनको ब्लड ढंग तरीके से नहीं पहुँचता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, और जिसके बाद हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन में ब्लड के फ्लो को बनाए रखने के लिए हम, अगर कोई क्लॉट बनता है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह वर्क करता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा एजेंट जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन कर दे, स्लोज डाउन आवर इम्यून सिस्टम। अब इससे होगा क्या? ये जनरली उन पेशेंट्स के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है जिन्होंने अभी अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है या जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद होता क्या है, जब एक पेशेंट की बॉडी के अंदर किसी और पर्सन के ऑर्गन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हो चांसेस हैं कि कुछ जो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स हैं वो मैच ना करे ऑफ द पेशेंट विद द डोनर। तो जो बॉडी है पेशेंट की, वो उस पर्टिकुलर टिश्यू के लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेता है और उस टिश्यू को रिजेक्ट करना चाहता है। अब क्योंकि ऐसा हम नहीं होने देना चाहते, तो हम चाहते हैं कि होस्ट का, जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए, ताकि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ना कर पाए। इस पर्टिकुलर कंडीशन को अचीव करने के लिए हम साइक्लोस्पोरिन ए बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं, जिसको हम पाते हैं ट्राइकोडर्मम पॉलिस्पोरम नाम के एक फंगस से। फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। स्टैटिन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं हमको यीस्ट मोनास्कस परपुरस से। ये यीस्ट है मोनास्कस परपुरस, ये स्टैटिन्स नाम के कंपाउंड देते हैं। ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को लो करने में काम आते हैं। ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसके अमाउंट को डिक्रीज करने के लिए ये स्टैटिन्स काम आते हैं। और इट एक्ट्स बाय अ मैकेनिज्म। क्या है ये, कैसे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं? इट एक्ट्स बाय competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesizing of cholesterol। अब इस लाइन को समझने के लिए मैं बताता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन या कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, HMG कोएंजाइम ए। अब इस HMG कोएंजाइम ए जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तब जाके ही हमारी बॉडी के अंदर फैट्स की, कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, सिंथेसिस स्टार्ट होती है। अब जिस पेशेंट के अंदर चांसेस हैं कि उनकी उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रही है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, तो हम उसके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको तो हम थ्रू मेडिकेशंस डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही हम ये भी कोशिश करते हैं कि उसके बॉडी के अंदर न्यू फॉर्म में और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होना कम हो जाए। सो फॉर दैट हम उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसा कंपाउंड डालते हैं
जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिन, जो कि इस HMG कोएंजाइम ए के साथ compete करेगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है और एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं, हमें उसे समझना पड़ेगा। सपोज ये हमारा कोई भी रिसेप्टर था। अब इस रिसेप्टर को अगर प्रोटीन सिंथेसिस या कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोई भी टाइप की सिंथेसिस करनी है, तो इसको अपने एंजाइम से, इस एंजाइम को अपने रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर HMG-CoA इससे बाइंड हो गया, HMG कोएंजाइम ए जो है वो इससे बाइंड हो गया, तो प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस चालू हो जाएगी। बट हमने क्या करा है, यहाँ पर हम स्टैटिन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टैटिन्स की इंट्रोडक्शन से साइट्स तो वही हैं जहाँ पर ये पर्टिकुलर एंजाइम बाइंड करेगा, बट कंपटीशन अब बढ़ गया। पहले सिर्फ HMG को एंजाइम ए ही बाइंड कर रहा था उस पर्टिकुलर रिसेप्टर से, बट अब कंपटीशन है HMG को एंजाइम ए और स्टैटिन्स के बीच में, और ये चांसेस है कि स्टैटिन भी बाइंड कर दे, बिकॉज जैसे एक लॉक के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की ही हमें है जो उसको ओपन क्लोज कर सकती है, वैसे ही यहाँ पर HMG कोएंजाइम ए और स्टैटिन्स दोनों सेम की हैं जो कि उस लॉक को ओपन और क्लोज कर सकती हैं। तो अगर एक जो की है वो उस लॉक में एंटर कर गई, तो वो HMG कोएंजाइम वाले को उस पर बाइंड होने नहीं देंगी और हमारा कोलेस्ट्रॉल का प्रोसेस नहीं चलेगा। तो इस तरीके से वो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोक देता है। और ये भी हमें किससे मिलता है, यीस्ट से मिलता है, यानी माइक्रोब से ही मिलता है। अब माइक्रोब्स को हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम्स में और एज ए बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, केमिकल्स हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से वो हेल्पफुल है। अब हम देखेंगे इन सीवेज ट्रीटमेंट। जब सीवेज ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स को कैसे यूज़ करते हैं, हमें पता है कि डेली हमारी हाउस होल्ड से और हमारे हाउसेस से बहुत ही गैलन्स में वाटर जो है, वेस्ट वाटर, वो निकलता है। इसका एक मेजर कंपोनेंट है ह्यूमन एक्सक्रीटा। और अगर ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, जिसको हम सीवेज बोलते हैं, वो सीधा अगर हम किसी भी वाटर बॉडी के अंदर इसको फ्लो करवा दें, तो बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो फैल सकती हैं, एपिडेमिक्स आ सकते हैं, पैंडमिक्स आ सकते हैं, क्योंकि वो वाटर जो है वो प्योर नहीं है, वो हाईली इम्प्योर है, उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। सो अब इस पानी को हमें प्योर करना पड़ेगा बिफोर ड्रेनिंग देम इनटू रिवर्स। सो इसको प्योर करने का तरीका क्या है, इसको प्योर करने के लिए हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का यूज़ करते हैं, जो इस पानी को थोड़ा कम पॉल्यूटिंग बनाते हैं। अब ये प्रोसेस होता क्या है, इसमें हम हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, जो कि नेचुरली सीवेज के अंदर प्रेजेंट ही होते हैं। जो हमारा सीवेज वाटर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया। सबसे पहले हम 3 लेवल की इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एंड द थर्ड नंबर इज केमिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम किसी माइक्रोब का यूज़ नहीं करते, किसी भी ना केमिकल का यूज़ करते हैं ना किसी माइक्रोब का यूज़ करते हैं। हम बेसिकली सिंपल फिज़िकल प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम बड़े बड़े पार्टिकल्स को या तो फिल्टर करने की कोशिश करते हैं या उनको सेडिमेंट करने की, यानी कि नीचे जमाने की कोशिश करते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में हम जैसे वेस्ट वाटर यहाँ से अगर हम इनलेट करवाएं, इसका वेस्ट वाटर आपका यहाँ से आ रहा है, और हम यहाँ पर एक तरीके से बैरियर्स क्रिएट करते जाते हैं, होल्स क्रिएट, स्मॉल होल्स होते हैं इनटू द वॉल्स, जिससे कि वाटर जो है वो वहाँ से निकल जाएगा और बड़ा बड़ा जो
वेस्ट पार्टिकल्स हैं, जो डेब्रीज हैं, वो वहीं पे ही रह जाएंगी। फिर हम इस ऐसे करते करते जो इसमें होल्स हैं उनका अमाउंट, उनकी जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करते जाते हैं, उनकी नंबर भी डिक्रीज़ करते जाते हैं, जिससे कि सिर्फ हमारे पास वाटर ही पास आउट करे वहाँ से, और कोई डेब्रीज और कुछ कचरा जो है वहाँ से पास ना हो। तो इसमें क्या हुआ यहाँ पर, प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज जो होंगे, स्मॉल भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम हमारे ऊपर हम कितना उसका साइज रख रहे हैं उस स्पोर्ट्स का, जिससे कि वो वाटर से पास आउट हो रहे हैं। फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पर हम, सेडिमेंटेशन का यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन यानी कि वो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन जो मैंने बताई अभी, कि हम सीक्वेंशियली वाटर को पास करते हैं फ्रॉम द वॉल्स विच हैव सर्टेन पोर्स। सेडिमेंटेशन, जब पानी एक जगह पर ठहरेगा तो उसके अंदर जो सॉइल है, जो सॉइल है और जो ग्रिट है, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं और जो और बाकी डस्ट है, वो नीचे ज़मीन पर जम जाएगी और वो सेडिमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सा भारी है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और पानी जो है, साफ पानी लगभग, वो ऊपर रह जाता है और उसको हम आगे भेज देते हैं। दिस इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो भी सॉलिड्स, अब सॉलिड्स मटेरियल जितने भी हैं वो नीचे ज़मीन पर आ जाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पर प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर रह जाता है, जो सुपरनेटेंट है, यानी कि ऊपर की तरफ रह जाता है पानी पानी, उसको हम एफ्लुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट। ओके। एफ्लुएंट जो है, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक था हमारा, जो सपोज करिए प्राइमरी सेटलिंग टैंक था हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास ऊपर है वाटर, ओके, और नीचे नीचे हमारे पास यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो ग्रिट है, वो जमा हो गई है। ओके, यहाँ पर हमने देखा। और जो ऊपर का जो पार्ट, इसको जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। और जो जितना भी सॉलिड मटेरियल यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सॉलिड मटेरियल है हमारे पास है, और जो ऊपर रह गया दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट, ये पूरी तरीके से फिल्टर्ड नहीं है, इसके अंदर अभी भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस रहते हैं, जो कि हम ऐसे शो कर सकते हैं। पूरी तरीके से प्योर ये नहीं कहला सकता। और ये जो टैंक था, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। अब इसके बाद हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बोलते हैं। इसके अंदर हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। जब प्राइमरी एफ्लुएंट जो है हमारा, उसको हम आगे पास आउट करते हैं लार्ज एरेशन टैंक के अंदर। एरेशन टैंक यानी कि एक ऐसा टैंक जिसमें एयर की अवेलेबिलिटी कराई जाती है, जिसमें से एयर को पास किया जाता है। ये हम देख सकते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिखा रखे हैं, यहाँ से एयर का इनलेट हो सकता है, ठीक है। एयर की इनलेट के लिए यहाँ पर ये जगह दिखाई गई है। अब जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, उसको एरेशन टैंक्स में डाला जाएगा, जहाँ पर इसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट यानी घुमाया जाएगा मैकेनिकली, और इसके अंदर एयर को पंप किया जाएगा। इसकी वजह से जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, जिनको एयर की रिक्वायरमेंट में अपना ग्रोथ शो करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि एयर की अवेलेबिलिटी हम यहाँ पर कर रहे हैं। इनटू फ्लॉक्स, फ्लॉक्स मीन्स वहाँ पर उस वाटर के अंदर बैक्टीरिया भी होंगे, एरोबिक बैक्टीरियाज जो एयर का यूज़ करते हैं और अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वहाँ पर फंगस भी होंगे कुछ। तो ये एरोबिक बैक्टीरियाज और जो फंगस हैं, जब ये मल्टीप्लाई करेंगी, बिकॉज दोनों को एयर की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है फॉर देयर ग्रोथ, तो ये दोनों ग्रोथ करेंगे, और ये दोनों ग्रोथ करते वक्त एक मैश लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक जालीदार स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स, नेटवर्क ऑफ फ्लॉक्स। अब ये यहाँ पर मैं फंगल हाइफे दिखा रहा हूँ, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर है, फंगल हाइफे भी नहीं, और इसके अंदर हमारे एरोबिक माइक्रोब्स कहीं कहीं आपको दिखेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्लॉक्स बन गए हैं इनके, ठीक है, जहाँ पर ये फंगस और बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे।
While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. अब ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो किस पे फीड करते हैं? वो ऑर्गेनिक मैटर का पे फीड करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर और फीड करने के लिए इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब भी ये किसी ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो एयर से ये ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, हम इनकी एयर की सप्लाई दे रहे हैं इनको। अब जितना ये एयर का सप्लाई को लेकर वहाँ से ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसकी, यानी जितनी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इनकी, कितनी ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं ये इस बात को दिखाएगा कि कितना एरोबिक ऑर्गेनिक कंटेंट इस पर्टिकुलर वाटर के अंदर था। जितना ज़्यादा एरोबिक ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उतने ज़्यादा ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे और उतने ही ज़्यादा इनकी ऑक्सीजन की डिमांड होगी। इस वजह से जितना ज़्यादा बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ज़्यादा बीओडी होगा यानी उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर प्रेजेंट था, यानी उतना ही वो पोल्यूट वाटर था। ये हम देखिए, दिस सिग्निफिकेंट रिड्यूस द बीओडी। अब होता क्या है यहाँ पर, जैसे जैसे वो उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते जाएंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड स्टार्टिंग में तो इंक्रीज करेगी, लेकिन बाद में क्योंकि वो कंज्यूम करते जाएंगे तो ऑर्गेनिक मैटर घटता चला जाएगा। यहाँ पर होगा क्या, देखिए, जैसे ऑर्गेनिक मैटर सपोज एक्स था, उस टाइम पे माइक्रोब्स बहुत ही कम थे, बहुत ही कम थे। अब माइक्रोब्स ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, इन ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करेंगे, एनर्जी यूज़ लेंगे और माइक्रोब्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट डिक्रीज करता चला जाएगा धीरे धीरे। A time will come when the microbial population will also decrease because organic matter जो है वो कम हो रहा है। जैसे जैसे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की डिमांड कम हो रही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है, यानी कि वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खत्म होते चले जा रहे हैं, यानी कि वाटर इज लेस पॉल्यूटिंग। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे ही बीओडी जो है वो सीवेज का, वेस्ट वाटर का, वो रिड्यूस हो जाता है, इस एफिलेंट को, इस वाटर को हम आगे पास कर देते हैं एक सेटलिंग टैंक के अंदर, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट्स। अब जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे, हमें अपने वाटर के अंदर बैक्टीरियाज नहीं चाहिए, एरोबिक बैक्टीरियाज, फंगस, ये हमें नहीं चाहिए, तो इनको भी सेटल डाउन हमें करना पड़ेगा ताकि इनको भी यहाँ इस वाटर से हटा सकें। अब इसको जब हम सेडिमेंट कर लेते हैं, ये नीचे जम जाते हैं और इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। यानी कि अगर बैक्टीरिया और फंगस को हम सेडिमेंट कर दें तो वो बन जाता है एक्टिवेटेड स्लज। इस पर्टिकुलर एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हम वापस से उस एरेशन टैंक के अंदर भेज देते हैं जहाँ पर हमने ऑक्सीजन का इनलेट करवाएगा। अब क्यों हुआ, यहाँ पर भी जैसे कर्ड में हम, जैसे मिल्क के अंदर हम थोड़ा सा कर्ड डालते हैं टू मेक द कर्ड अगेन, वैसे ही यहाँ पर उन बैक्टीरिया जो इस एक्टिवेटेड स्लज में, जो बैक्टीरिया जो फंगी थी, उनको वापस हमने एरेशन टैंक में डाला, जिससे कि वो उस वाटर में, नए वाटर में, जो नया वाटर का पोल्यूटेंट स्टॉक आया, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी ब्रेक करें और वहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके बीओडी को डिक्रीज करें। तो हमने कुछ अमाउंट वापस से वहाँ पर भेज दिया, और बाकी जो हमारे पास यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंगस थी, उनका जो स्लज था, एक्टिवेटेड स्लज, उसको हमने लार्ज टैंक के अंदर भेज दिया, कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, जिसको हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहा। Here other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and fungi of the bacteria. अब यहाँ पर प्रेजेंट है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरिया जो
ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना ही मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, यानी ऑक्सीजन के बिना ही अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं और वो क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर फंगई और बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, उन पे फीड करेंगे और उनको भी यहाँ पर डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट द बैक्टीरिया, द फंगई और द बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली। During this digestion, the bacteria produce a mixture of gases. While this process of digestion of aerobic bacteria and fungus, the anaerobic bacteria produce certain kinds of gases. इस गैसेस के अंदर हमारी प्राइमरली मीथेन गैस जो है वो होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती हैं। अब इस मीथेन को हम कॉमनली बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं, क्योंकि जनरली काउ डंग के बर्निंग से जो गैस निकलती है दैट इज मीथेन, सो हम इसको गोबर गैस भी कहते हैं। ये गैस जो है वो इन्फ्लेमेबल है, यानी उसमें आग लग सकती है, तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ हाउस होल्ड बायोगैस फॉर कुकिंग फूड और अदर uses. Effluent from the secondary tank plant treatment plant is generally released into the natural water bodies. अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के पास जो एफिलेंट, जो वाटर बचा ऊपर, उसको हम रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर रिलीज कर देते हैं कि उसका बीओडी जो है वो कम हो गया है, उसको लेस पॉल्यूटिंग है, तो उसको हम वाटर में रिलीज करते हैं। अगर इस पानी को हमें रिवर्स में रिलीज़ नहीं करना, हमें इनको अपने वापस से हाउस होल्ड यूज़ में पीने के लिए और बाकी कामों के लिए यूज़ करना है, तो इसके साथ थर्ड टाइप की ट्रीटमेंट होती है, टर्शरी ट्रीटमेंट, या फिर जिसको हम केमिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स इसमें डालते हैं, यूवी रेज का भी यूज़ किया जाता है, और बाकी जो प्रेजेंट इसके अंदर वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रह गए हैं उनको भी यहाँ पे किल किया जाता है और वो पानी को और बेहतर बनाया जाता है। पीने के लिए यूज नहीं होता है पानी। तो इस पर्टिकुलर वाटर को हम और भी इरिगेशन के फैसिलिटीज़ के लिए भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन